नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। चमोली के नारायण बगड़ भगौती मोटर मार्ग पर ऋषिकेश के एक हार्डवेयर व्यापारी की गाड़ी बोलेरो से टकरा गई और इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोबाइल फोन से चौकी पर ये गाड़ी भगवती के पास एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, उसमें एक ड्राइवर घायल अवस्था में पड़ा है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे। उन्होंने ऊपर ही जहाँ घटनास्थल पे जो गांव वाले थे उन्होंने शायद 108 को भी सूचना दे दी थी, साथ साथ 108 भी गई। उस घायल को 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बगड़ लाया गया। हम भी पीछे आए, गाड़ी वहीं है अभी दुर्घटना स्थल पर। यहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। नाम पते का भी मालूम नहीं चल पाया कि जेब में भी कोई ऐसे आईडी वगैरह का परिचय पत्र वगैरह कोई बरामद नहीं हुआ, तो अभी इसके पता किया जा रहा है। इतना मोटा जानकारी मिली है कि ऋषिकेश का रहा है। पूरी जानकारी कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद हो सकता है, हमने आदमी भेजे हैं वहाँ संबंधित थाने में, हमने ऋषिकेश में सूचना दी है, वहाँ वो ढूंढवा रहे हैं। तो जब मिल जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। सूचना दे रहे हैं, घर में सूचना दी जाएगी, परिजन वगैरह आते हैं। उसके खबर देहरादून से है, जहां बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कोई भी उनके मुकाबले में नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव असमय ही आ गया है और चंदन राम दास जनता के आशीर्वाद से वहां लगातार 4 बार निर्वाचित हो चुके हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में दास बनाकर हमेशा जनता की सेवा की है। उन्होंने बागेश्वर के विकास के लिए जो संकल्प लिए थे, अब उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी उन्हें आगे बढ़ाएंगी। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बागेश्वर का चुनाव चूंकि वहां से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया और चंदन रामदास जी जो वहां से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था। उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियां भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में पार्वती दास जो एक बहुत ही सज्जन महिला है और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ की जनता का भी सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। विधानसभा की बागेश्वर सीट के उपचुनाव में प्रचार की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बागेश्वर विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने सीट पर आम आदमी पार्टी छोड़कर आए बसंत कुमार पर दांव खेला है। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। बागेश्वर उपचुनाव के लिए जो है कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उसमें हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं और बड़े शीर्ष नेता हैं, उनकी सूची के साथ साथ हमारे जो है प्रभारी देवेंद्र यादव जी, कर्ण महाराज जी, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी और सभी विधायकगण, सबको उसमें सम्मिलित किया गया है। अब सारे के सारे हमारे नेता जो है बागेश्वर में जा रहे हैं ताकि हम विजय हासिल कर सकें और हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता सब एकजुट होकर के वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित होने वाले ग्लोबल समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान है और अब तक विभिन्न औद्योगिक समूहों के 22,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में दिसंबर माह में ग्लोबल समिट प्रस्तावित है। इसी के संबंध में उद्योग समूह के लोगों के साथ दिल्ली में मंथन किया जाएगा। अभी तक चूंकि
पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू और लेकिन उससे पहले इस बार ये जरूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड। देहरादून में सूचना विभाग के सहयोग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वर्कशॉप का आयोजन किया, जो कि सूचना विभाग के मुख्यालय में हुई। इस दौरान सूचना विभाग से जुड़े कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि वर्कशॉप के दौरान एसबीआई के शीर्ष अधिकारियों ने स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के फायदे बताए। साथ ही बताया कि कई तरह के फीचर्स से एसीबीआई के स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट से जुड़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ आसानी से स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट खोला जा सकता है। जो हम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को प्रोवाइड करते हैं, इसके मेजर फीचर है आपका मंथली एवरेज बैलेंस निल है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके एटीएम कार्ड आप जो लेते हैं अपने अकाउंट में उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, उसकी कोई एनुअल मेंटेनेंस फीस भी नहीं है। आप कहीं से भी कितने भी बार ट्रांजैक्शन किसी भी एटीएम से कर सकते हैं। जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इसका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। हम 30 से 50 लाख का आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस देते हैं। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 1 करोड़ का। जो एक फैसिलिटी है जो हम सिर्फ हमारा बैंक प्रोवाइड करता है वो है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। आपका जितना भी रनिंग बैलेंस है, सेविंग बैलेंस है, आप उस पर एफडी के बैलेंस का लाभ उठा सकते हैं। आपको नेफ्ट चार्जेस नहीं है इस अकाउंट में, आरटीजीएस चार्जेस नहीं है, ड्राफ्ट चार्जेस नहीं है, चेकबुक चार्जेस नहीं है। आपके सारे चार्जेस इस पैकेज में वेव्ड हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आशीष कुमार त्रिपाठी सर का, जिन्होंने हमें हमारी टीम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजपुर टीम को ये मौका दिया यहाँ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होकर अपने बैंक के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। जैसा हम लोगों ने मीटिंग के दौरान अपने ग्राहकों को बताया कि सैलरी पैकेज एक अकाउंट है जिसमें कि सैलरी कस्टमर की जिनकी आ रही है उनको बहुत प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। कई बार की हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि हमारे सैलरी वाले अकाउंट के साथ साथ इन ढंग की सुविधाएं हैं, जैसे लॉकर में कंसेशन है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें मिलता है, आरटीजीएस एनईएफटी के चार्जेस हमें नहीं लगते हैं, लोन प्रोसेसिंग में हमें फ़ायदा होता है उनके चार्जेस में, इंटरेस्ट रेट में। ये सारी जो सुविधाएं हैं कई बार की एज ए ग्राहक मुझे पता नहीं होता है। तो आज इस आयोजन में हम लोगों ने अपने ग्राहकों को यही बताने का प्रयास किया है कि अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में कहीं पे भी है तो उसको आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवाएं, और अगर आपका अकाउंट हमारे बैंक में नहीं है और सैलरी तो आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें सैलरी रिसीव करें, जिससे कि ये सारी सुविधाएं। सरकार का एक विशेष प्रयास है कि उन्होंने बैंकों के साथ एक एमओयू किया और हमारे जितने भी बैंक हैं जहां उन्होंने एक स्पेशल पैकेज दिया है, जो भी हमारे उत्तराखंड स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं जिनका भी सैलरी पैकेज जाता है उसको विदाउट बिना कोई और अन्य पेमेंट किए हुए बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे डेबिट कार्ड का फीस नहीं होती है, उस पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है जो कि 50 लाख और 1 करोड़ तक का, तो ये काफ़ी फायदेमंद है। बिना पेमेंट किए हमको चाहिए कि हम अपने सैलरी अकाउंट को मैप कराएं अपने बैंक से और ये स्पेशल पैकेज का फायदा उठाएं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। बता दें, लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत कांग्रेस के बड़े नेता इस समय बागेश्वर में मौजूद हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बागेश्वर का चुनाव उप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। वहां से बीजेपी प्रत्याशी पार्वती देवी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगी। खबर देहरादून से है, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत स्वतंत्रता सेनानी और वीरों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि देश की आजादी के लिए जिन शहीदों ने शहादत दी, उनके परिजन विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये है कि शहादत देने वाले शहीदों के बारे में लोगों को जानकारी हो। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मेयर सुनील
उनियाल गामा मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश के तहत जो है पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जो हमारे आंदोलन के टाइम पे को सबको यहाँ पर जो है मेरी माटी में मेरा देश के तहत जो है सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है पूरे देश में चल रहा है। देहरादून नगर निगम में भी आज कार्यक्रम हुआ है, जिसमें माननीय हमारे वन मंत्री, माननीय हमारे देहरादून के प्रभारी भी हैं माननीय सुबोध उनियाल जी उस कार्यक्रम में आए थे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरी माटी मेरे देश से सभी, मैं अपने युवा साथियों से सभी देशवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी माटी मेरे देश से जो है इस अभियान से जुड़कर अपने देश के प्रति अपना समर्पण, देश के प्रति हमारी निष्ठा, देश के प्रति हमारा जो समर्पण होना चाहिए। उसके लिए जो है देश पे, जैसे अभी पिछले वर्ष जो है हमने घर घर तिरंगा अभियान चलाया था, उसमें भी देशभक्ति का जुनून जो है पूरे देशवासियों के अंदर दिखा था। ऐसा ही जो है देशभक्ति और देश मिट्टी के प्रति अपने वतन के लिए जो है सभी को देश प्रेम की भावना से देहरादून के द्वारा जो आज पूरे देश में अमृतकाल के दौरान मेरी माटी मेरा देश एक पखवाड़ा का आयोजन मनाया जा रहा है, उसी के तहत आज शहीद जिन लोगों ने अपनी शहादत दी देश की आज़ादी में और देश के सीमाओं की रक्षा करते हुए विभिन्न युद्धों में, उनके परिवारों को सम्मानित करने का काम आज नगर निगम में हुआ, जिसमें मुझे भी आने का अवसर मिला। और ये जिस तरह से इन लोगों के परिवार के सदस्यों ने शहादत दी और किस कष्ट को झेलते हुए गर्व के साथ ही अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के पीछे देहरादून में हिंदू जागरण मंच ने MDDA EWC कॉलोनी में अवैध मस्जिद को हटाने और उन पर कार्रवाई न करने वाले MDDA सचिव मोहन सिंह बर्निया को निलंबित करने की मांग को लेकर मुख्य सचिव का पुतला दहन किया और साथ ही कहा कि अगर मोहन सिंह बर्निया को तत्काल निलंबित नहीं किया गया तो 25 अगस्त को उत्तराखंड सचिवालय का जोरदार घेराव किया जाएगा। ताकतें MDDA का पालन पोषण कर रही है, बड़े बड़े बॉक्स उनके पास जा रहे हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त हुए MDDA इस समय घिनौना हम लोगों के लिए इसलिए बन गया कि इस राज्य की, इस देहरादून नगर की परिस्थितियां बद से बदतर करने में सबसे बड़ा सहायक वही है। और सहायक क्यों है कि जिस पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा रात को कहा जाता है कि इस पर कल निर्माण को सील किया जाएगा, पुलिस के द्वारा धारा 144 लगाकर उक्त क्षेत्र को पूरी तरह से ऐसी कट्टरपंथी ताकतों से विहीन किया जाता है और उसी रात में MDD के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है कि पूर्ववर्ती यथास्थिति में उस निर्माण को लाया जाए। 13 वर्ष से जो लोग न्यायपालिका से गुहार लगा रहे थे, न्याय की मांग रहे थे, उन सबको धक्का बताते हुए MDDA ने रात में मात्र 2, 4, 10 घंटे के अंदर अंदर एक स्टे उनके लिए कह दिया, उनको राहत दे दी, उन कट्टरपंथी ताकतों को राहत दे दी जो इस देवभूमि का पूरी तरह से इस्लामीकरण करने के पक्ष में है और उनके पक्ष में MDDA खड़ा हुआ है। तो आज ये चिंता का विषय शासन के लिए भी है, सत्ता के लिए। सत्ता पर बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए अब टूट गिरी है जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं और जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। अब ये संघर्ष के लिए तैयार है हिंदू समाज, सड़कों पर भी उतरेगा। अभी सिर्फ एक ये संकेतिक है, टेलर मात्र है। अगर इसमें शीघ्र अतिशीघ्र उन्होंने उसमें आवंटन प्रक्रिया को जारी रखते हुए, उसमें लॉज है कि जिसके नाम आवंटित हुआ है अगर उसने उसके तहत उसका निर्माण में कोई अनुचित किया तो आवंटन प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। आप उसकी आवंटन प्रक्रिया को रद्द क्यों नहीं कर रहे? तो कहीं ना कहीं MDDA के ऊपर प्रेशर भी है। खबर कहीपुर से है, जहां पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें दोनों आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली में CO वंदना वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि बाइक चोरी की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के कैमरों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 2 युवकों को चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ पकड़ा। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर कब्रिस्तान की झाड़ियों में 2 मोटरसाइकिल बरामद की। ये काशीपुर क्षेत्र में पिछले दिनों ये संडे मार्केट से और पीट बाजार से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की सूचनाएं आ रही थी। तो इस क्रम में 413/23 एक मुकदमा थाने पर लिखा गया और इसमें कटोरा ताल चौकी क्षेत्र से वहां मार्केट से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इसी जगह से हम लोगों ने लगभग 100 कैमरे इसमें देखे हमारे पुलिस टीम ने और कैमरे देखने के बाद इसमें 2 संदिग्ध लड़के कैमरे में दिखाई दिए।
इन्हीं संदिग्धों की हमारी तलाश में हमारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और विशेष चेकिंग अभियान के दौरान इसमें कब्रिस्तान के पास से ये 2 लड़के जिनका हुलिया इन संदिग्धों से मैच कर रहा था, जो कि मलकान और रोहित हैं, इन दोनों को एक मोटरसाइकिल के साथ रोका गया और इनसे पूछताछ की गई, इनसे कागज मांगे गए तो ये कुछ भी दिखाने में कासिर रहे। तो इसके बाद इनके द्वारा भी बताया गया कि ये छोटी मोटी चोरियां करते हैं और पूर्व में जो ये कटोरा ताल क्षेत्र से चोरी हुई थी ये वही मोटरसाइकिल है। उसके बाद इसे इनके साथ ही इनसे और पूछताछ करने पर 2 अन्य और मोटरसाइकिलें इनसे बरामद हुई हैं, वो भी काशीपुर क्षेत्र से चोरी की गई थी पूर्व में। और उसके अलावा आज इनके माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। इनका जो आपराधिक इतिहास है वो इस प्रकार है कि मलखान जो है वो पूर्व में भी काशीपुर क्षेत्र से पिछले 2 वर्षों में 6 बार चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। तो इसमें हम लोग अग्रिम में गुंडा एक्ट में या फिर इनकी हिस्ट्री शीट खोलने की भी विचार। काशीपुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड को बंद करने की मांग के लिए ग्राम कचनाल गाजी की महिला पुरुषों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम ने ढेला नदी के बीच में ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया था, जिसकी दीवारें ढेला नदी की बाढ़ से समा गई। वहीं इसके लिए उन्होंने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरा यहाँ पर आप देख ही रहे हो, आज चौथा दिन है और पूरा लंगर व्यवस्था चल रही है और सभी क्षेत्र के जो लोग हैं सभी यहाँ पर डटे हुए हैं दिन रात। और कूड़े की बड़ी समस्या है। आपने देखा कि नदी के अंदर इस तरीके से ट्रेंचिंग ग्राउंड का बनाना और नदी का पानी डिस्टर्ब होकर कॉलोनी और खेती के जो खेत हैं उनमें आना और सारा खेती 50 एकड़ 100 एकड़ के करीब खेती खराब कर दी। तो ये जगह उपयुक्त नहीं है। ये हम अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप कहीं और व्यवस्था करें, क्योंकि जो ढेला है वो बिल्कुल जड़ में आ गई है इस पहाड़ के। तो एक तरफ मोदी जी का विजन है, केंद्र सरकार का विजन है नदियों को साफ रखना, और एक तरफ हम कूड़ा जो है शहर का वो नदी में फेंके, तो ये चीजें सही नहीं है। इसे लेकर यहाँ बैठे हुए सब। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। इस दौरान प्रशासन ने जमालपुर काला में प्राइमरी स्कूल के अंदर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया। उसके बाद जगजीतपुर में मेन रोड के किनारे बनी एक मजार को तोड़ा गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने हरिद्वार में और भी अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है। आने वाले समय में उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सबको इसमें कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही कार्रवाई करी गई है, जो हमारी खंडीय समिति जिला स्तरीय समिति के आदेश के उपरांत ही कराई गई। अन्य न्यायालय के आदेश थे उसमें कि इन जनरल हर जगह से अतिक्रमण को विधिवत तरीके से हटाया जाए, किसी भी तरीके का। उसमें कोई भी हम लोग धार्मिक संरचना हो, चाहे किसी का घर हो, दुकान हो, ये वो, अगर वो हमारी सरकारी संपत्ति पे स्पेशली अगर रोड वगैरह के किनारे है, जैसे कि ये वाले जो अतिक्रमण है रोड के मध्य है, तो यहाँ पे हमने जो विधिवत तरीका है खंडीय समिति जिला स्तरीय समिति में डिस्कशन के बाद उसको हटा दिया। यहाँ पे हमारे नगर निगम के, पुलिस के, राजस्व के और यूपीसीएल के, ताकि बिजली से रिलेटेड कोई बात हो तो सब अधिकारी मौजूद, पुलिस बल काफी मौजूद है। ये वाला जो चिन्हीकरण है लगातार ही चल रहा है। जहाँ जहाँ पे भी जैसे भी सूचना रहती है, स्पेशली जो हमारा फोकस है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सड़क वगैरह के किनारे ज्यादा है, लेकिन इन जनरल भी अतिक्रमण की जैसी सूचना आती है उसमें जांच करने के बाद, विधिवत नोटिस देने के बाद सबको। खबर धराली से है, जहां एक हार्डवेयर व्यापारी की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची और घायल व्यापारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की खोजबीन के दौरान मृतक के पास से ड्राइवर लाइसेंस ही मिला है और वहीं पुलिस चौकी प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक व्यक्ति का मूल पता मालूम करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही परिवार का पता चल जाता है तो मृतक के परिजनों को सूचना देकर मृतक का पोस्टमार्टम आदि की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। करीब हमें सूचना मिली थी गरीब मोबाइल फोन से चौकी पर कि एक गाड़ी भगवती के पास एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, उसमें एक ड्राइवर घायल अवस्था में पड़ा है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे। उन्होंने ऊपर ही जहाँ घटनास्थल पे जो गांव वाले थे उन्होंने शायद 108 को भी सूचना दे दी थी, साथ साथ 108 भी गई। उस घायल को 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बगड़ लाया गया। हम भी पीछे आए, गाड़ी वहीं है अभी दुर्घटना स्थल पर। यहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। नाम पते का भी मालूम नहीं चल पाया, सिर्फ जेब में भी कोई ऐसे आईडी वगैरह का परिचय पत्र वगैरह कोई बरामद नहीं हुआ। तो अभी इसके पता किया जा रहा है। इतना मोटा मोटा जानकारी मिली है कि ऋषिकेश का पूरी जानकारी कर रहे हैं। कुछ देर बाद हो सकता है, हमने आदमी भेजे हैं वहाँ संबंधित थाने में, हमने ऋषिकेश में सूचना दी है, वहाँ वो ढूंढवा रहे हैं। तो जब मिल जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। सूचना दे रहे हैं, घर में सूचना दी जाएगी, परिजन वगैरह आते हैं, उसके बाद अगली कार्रवाई पीएम वगैरह।
जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां आए दिन किसी न किसी कोने से जंगली जानवरों के हमले की खबरें हमेशा सुनने को मिलती हैं। ऐसा एक मामला उत्तराखंड के टिहरी से सामने आया। इन दिनों बाघ की चहलकदमी से लोग डरे हुए हैं। आपको बता दें कि एक महिला ने बताया कि उसके आंगन में वो बैठी हुई थी। इसी बीच बाघ ने उनकी बकरी और कुत्ते को अपना निवाला बना लिया। वहीं अभी आदमखोर जानवर कभी दिन में तो कभी शाम में लोगों को दिख रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। उनको जिन्होंने पूरी फसल हमारी बर्बाद कर दी है, जिससे कि वो जितने भी हमारे घर में मवेशी हैं, हम उनके लिए भी चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। साथ में जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको लगातार इन जानवरों से खतरा बना हुआ है। सरकार से और जिला प्रशासन से हमारा निवेदन है कि उन बेजुबान जानवरों के लिए भी कोई आश्रय ढूंढे और हमें भी इससे राहत मिले। उसमें जो है दिक्कत जो है काश्तकारों को तो हो ही रही है, लेकिन वो स्थानीय कस्बा है तो उसमें जो है कई बेसिक स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं। वहाँ पे आने जाने वाले बच्चों को जो है दिक्कत हो रही है। और वहाँ पे बाजार में जो आ रहे हैं लोग जो है क्षेत्र में जो है मतलब जैसे दाल सब्जी तेल सब्जी के लिए, उनको भी जो है परेशान, किसी को भी है मतलब जान माल का नुकसान हो सकता है। और हमने शासन प्रशासन से मांग की है कि जो है इनको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, इनके लिए गौशाला की व्यवस्था कर दी जाए। तमाम जो है पूरी जमीन उन्होंने बंजर डाल दी। क्या करें इसमें? पहले जो है उस पर जो है पावर ग्रेड ने जो है अधिकरण किया बिना आज आप जो है डीएम साहब से मिलने आए थे, क्या बात हुई? साहब को ज्ञापन दे दिया हमने। तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो है इस पर तुरंत जांच करते हैं और इसके बारे में कुछ मतलब निर्णय निकालते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति भवन में हुई। सांसद ने उपराष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। इस मुलाकात में देश विदेश के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी के साथ नरेश बंसल ने उपराष्ट्रपति को देवभूमि उत्तराखंड आने का न्योता दिया, जिसे उपराष्ट्रपति ने सहर्ष स्वीकार किया। वहीं नरेश बंसल ने सभापति राज्यसभा से भी चर्चा की। मसूरी देहरादून प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने श्रीनगर स्टेट इंदिरा कॉलोनी में अवैध निर्माण को सील कर दिया और प्रशासन की इस कार्रवाई से सभी अवैध निर्माण कार्यों में हड़कंप मच गया है, जिसके कारण अवैध निर्माण कार्यों में हड़कंप और इसी कारण उसे सील किया गया। बताया जा रहा है कि विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया। वहीं सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवैध निर्माण विभाग की टीम द्वारा शहर के कई क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की। आज हमने 3 प्रकरण जो थे जो संयुक्त सचिव महोदय के उसमें सुनवाई में चल रहे थे, जिनमें सीलिंग की आदेश संयुक्त सचिव महोदय द्वारा सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आदेशित किए गए थे। उसमें एक हमने आज झरीपानी में भवन सील किया है, जिसमें जो कि नोटिफाइड स्टेट में था, जिसका नक्शा भी पास नहीं हो सकता। दूसरा हमने निर्माण सील किया है आज स्प्रिंग रोड पर, उसका भी मानचित्र स्वीकृत नहीं था, जो कि जिसमें उनके द्वारा नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया। तीसरा हमने निर्माण सील किया है श्रीनगर स्टेट में। तो हाँ, प्राधिकरण आश्वस्त है बिल्कुल के अवैध निर्माण के विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और जिस तरीके से एनजीटी के भी हमें निर्देश मिले हैं और समय समय पर हम जितने भी अवैध निर्माण हमें मिलेंगे हम उस त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि मसूरी को एक अच्छा हिल स्टेशन के रूप में हम आगे प्रोजेक्ट करें। धन्यवाद। समस्त जो आज सीलिंग की गई है वो सारे मामले जब अवैध निर्माण पाया गया उनको नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के उपरांत वो सभी लोग सुनवाई में आए थे, परंतु सभी के द्वारा नक्शा नहीं पास कराया गया, तो इसलिए और कार्य लगातार साइट पर चालू रखा गया था, तो इसलिए इनके विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे। आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, आगे भी बिल्कुल सीलिंग के अगेंस्ट कार्रवाई, प्राधिकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।